उज्जैन में एक ऐसा दुर्लभ मेंढक मिला है जो आज तक मालवा की धरती पर नहीं देखा गया। इंडियन पेंटेड या श्रीलंका फ्रॉग के नाम से पहचाने जाने वाले दुर्लभ मेंढक को वन मंडल अधिकारियों के घर के बाहर से पकड़ा गया है। वन्य जीव विशेषज्ञ विवेक पगारे ने बताया कि मंगलवार को वन मंडल क्वार्टर के समीप सांप पकड़ने के लिए कॉल आया था। जब मैं सांप को निकाल रहा था उस दौरान मुझे इंडियन पेंटेड फ्रॉग मिला। ये मेंढक मालवा में कभी भी नहीं मिला है। यह पहली बार था जब इस प्रजाति का मेंढक मिला है। इसकी सूचना तत्काल हमने वन मंडल अधिकारी को दी है, जिसके बाद वन विभाग की नर्सरी में इस मेंढक को छोड़ दिया गया है। विवेक पगारे ने बताया कि इंडियन पेंटेड मेंढक साउथ में अधिक वर्षा वाली जगह पर पाया जाता है, मालवा में नहीं मिलता है। मध्य प्रदेश के रीवा में जरूर देखा गया है, उज्जैन में पहली बार मिला है। यह जमीन में गड्ढा करके रहता है, जहां हवा पानी अच्छी हो वहीं पाया जाता है। दुर्लभ मेंढक कान्हा, किसली और सतपुड़ा के जंगलों में पाया जाता है। दक्षिण भारत में भी रेन फॉरेस्ट में ज्यादा मिलता है। जब मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे जो क्वार्टर्स बने हुए थे तो वहाँ पे ईंटें थी। ईंटों में जब मैं क्योंकि सांप पकड़ने गया था मैं, बाकी जैसे ही हमने ईंटें हटाना चालू करी तो हमें ये मेंढक दिखा। जैसे ही मैंने मेंढक देखा तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। क्योंकि ये मेंढक जो है मालवा में आज तक कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ना कभी पाया गया है। इसको हम इंडियन पेंटेड फ्रॉग कहते हैं और ये दक्षिण भारत जो वेस्टर्न घाट्स है वहाँ पर मिलता है। और एमपी की अगर मैं बात करूं तो अभी तक जो भी इसके रिकॉर्ड एविडेंसेस जो मिले हैं वो मिले हैं भोपाल से लेकर रीवा में जो जंगल जो पाए जाते हैं उस तरफ, जिसको हम बोलेंगे कि विंध्य के जो जंगल होते हैं और सतपुड़ा की जो वादियाँ होती हैं वहाँ पे ये मिले हैं। मालवा में अभी तक इसका कोई रिकॉर्ड आज तक कभी नहीं मिला है, ना पब्लिश हुआ है। और ये बहुत गर्व की बात है कि उज्जैन में पहली बार जो है इसका रिपोर्टिंग हुआ है ये। और इसके बाद हमने जो मुख्य वन संरक्षक उज्जैन को हमने इसके बारे में बताया, उनने अवलोकन किया और वन मंडल अधिकारी जी जो महोदय हैं उनके निर्देशन में इसको हाईटेक नर्सरी में छोड़ा जाएगा। क्योंकि हाईटेक नर्सरी में इसके अनुकूल पूरा वातावरण है, जहां पे आराम से सर्वाइव कर लेगा ये। 11 अक्टूबर को वजीर पार्क में रहने वाले पूर्व पार्षद गुड्डू कलीम की घर में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामला संपत्ति विवाद का होना सामने आया था। हत्या के साथ प्राणघातक हमले और षड्यंत्र में परिवार के शामिल होने पर पुलिस ने 9 लोगों की गिरफ्तारी कर ली थी। एक की तलाश जारी है। इस बीच रात में अचानक प्रशासन की ओर से तहसीलदार रूपाली जैन, नगर निगम का अमला और नीलगंगा थाना पुलिस की टीम इंदौर रोड हरिफाटक ब्रिज मार्ग होटल प्रेसिडेंट के साथ महाकाल थाना क्षेत्र के कोट मोहल्ला चौराहा के समीप होटल ब्लू स्टार को सील करने की कार्यवाही करने पहुंच गई। दोनों होटलों में यात्री ठहरे हुए थे, जिन्हें दूसरी होटलों में शिफ्ट कराया गया। थाना प्रभारी विवेक कनोडिया ने बताया कि गुड्डू कलीम की शहर में 3 से 4 बड़ी होटलें हैं, जिनकी आय को लेकर आगे कोई विवाद की स्थिति ना बने, इसको लेकर सील करने की कार्यवाही की जा रही है। दानिश सोहराब का बड़ा रिमांड, मिंटू को जेल से लाई पुलिस। पूर्व पार्षद गुड्डू कलीम के संपत्ति विवाद में परिवार ने ही गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटनाक्रम के 7 दिन बाद गोली मारने वाले छोटे पुत्र दानिश और उसके साथ ही सोहराब को मकसिद के पास झोंकर से गिरफ्तार किया गया है। दोनों को 22 अक्टूबर तक रिमांड पर लिया गया था। उनके साथ फरारी में संरक्षण देने वाले अक्रम से भी पूछताछ की जा रही थी। मंगलवार को रिमांड खत्म होने पर तीनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से अक्रम को जेल भेजने के बाद दानिश और सोहराब को 25 अक्टूबर तक रिमांड पर लिया गया है। इससे पहले पिता की हत्या षड्यंत्र रचने वाले बड़े पुत्र आसिफ उर्फ मिंटू को पुलिस जेल भेज चुकी थी। उसे भी कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद पूछताछ के लिए 25 अक्टूबर तक रिमांड पर लिया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को हत्या में प्रयुक्त की गई 12 बोर की बंदूक की जानकारी जुटाना है। पुलिस ने बंदूक जब्त की है, लेकिन उससे गोली चलाना सामने नहीं आ पा रहा है। हत्या का घटनाक्रम सामने आने के बाद से पुलिस मामले में षड्यंत्र रचने वाले में मृतक गुड्डू की पत्नी नीलोफर, बड़े बेटे आसिफ उर्फ मिंटू के साथ ही जावेद, मिंटू के ससुर नासिर लाला जफर को आरोपी बना चुकी है। वहीं 4 अक्टूबर को प्राणघातक हमला करने में रिश्तेदार इमरान उर्फ अभिषेक, हत्या में शामिल छोटे पुत्र दानिश और उसके साथ ही सोहराब के साथ फरारी में सहयोग करने वाले समीर अकरम को आरोपी बना चुकी है। समीर को छोड़ सभी की गिरफ्तारी हो चुकी है। विगत दिनों पूर्व पार्षद गुड्डू कलीम की हत्या हुई थी, जिसमें उनकी पत्नी और बच्चे आरोपी हैं। यह होटल उन्हीं के परिवारजनों के नाम पे थी, जिसमें उनके पुत्र के द्वारा आवेदन दिए जाने पर आज यह सील की गई है और ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे और अवैध आतिथ्य। उज्जैन के भूतिया गांव में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और एक अन्य घायल है। घटना में शराब के नशे में धुत एक
कार चालक ने महिला सौरभ बाई को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी कार चालक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। घायल महिला शारदा पति धर्मेंद्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक के परिजनों ने उज्जैन आगर मार्ग पर जाम लगा दिया, जिससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। घटना की जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना की जांच के लिए एक टीम गठित की गई है और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें और शराब पीकर वाहन न चलाएं। उज्जैन में जल्द ही एक और बड़े उद्योग की शुरुआत होने जा रही है। बुधवार को सीएम मोहन यादव देश की दूसरी सबसे बड़ी मसाला कंपनी एमडीएच का रीवा में वर्चुअली भूमि पूजन किया। यह उद्योग उज्जैन के विक्रम उद्योगपुरी में लगेगा। इसकी लागत 324 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं इससे 800 लोगों को रोजगार मिलेगा। किसानों की फसलों के भी अच्छे दाम मसाला कंपनी उन्हें देगी। दुनिया के कई देशों में उज्जैन के बने हुए मसाले महक पहुंचाने वाली है। की महक पहुंचने वाली है। इसके लिए उज्जैन के विक्रम उद्योगपुरी में जल्द ही 324 करोड़ रुपए का नया प्लांट एमडीएच शुरू करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के रीवा में शुरू हुए कॉन्क्लेव में बुधवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअल रूप से इसका भूमि पूजन किया। भूमि पूजन होने के बाद करीब 2 साल में प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा। एमडीएच इससे पहले दिल्ली, गुरुग्राम, नागौर, सोजात, फरीदाबाद और कुंडली में अपना प्लांट लगा चुका है और अब उज्जैन में 7वां प्लांट डालेगा। इन सभी प्लांट में सबसे बड़ा प्लांट मध्य प्रदेश के उज्जैन में बनेगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उज्जैन के इस प्लांट में रोजाना 100 टन मसाला 8 घंटे में तैयार हो सकेगा। इससे 800 लोगों को रोजगार मिलेगा। चीफ मार्केटिंग ऑफिसर सुशील मनसोत्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि उज्जैन के प्लांट में धनिया, हल्दी, मिर्ची और मिक्स मसाले का निर्माण होगा। इस फैक्ट्री से 1000 करोड़ रुपए साल का टारगेट उत्पादों से कमाई का है। किसानों को उनकी फसल का अच्छा दाम मिलेगा। वहीं शुरुआत में 250 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसके अंदर धनिया होगा, हल्दी होगी, मिर्ची होगी और मिक्स मसाले होंगे और यहाँ से पूरा वेस्ट एरिया कवर किया जाएगा। और जो टोटल हमारा टारगेट है वो है 1000 CR के आसपास यहाँ से 1 साल में काम करने का। प्योरिटी को लेकर काफ़ी दिक्कतें आती हैं, तो उसके लिए बात करें ब्रांड नेम है, किस प्रकार से ज़्यादा? देखिए सर, आप देखेंगे प्योरिटी में हम लोगों का नाम नहीं आया कहीं भी ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है कि हम लोग जो माल खरीदते हैं सबसे अच्छा माल हम ही खरीदते हैं। अब थोड़ा बहुत देखिए 19-20 का फ़र्क पड़ता रहता है कहीं ना कहीं, बट पेस्टिसाइड्स वगैरह जो इशू था वो इशू ख़त्म हो चुका है पेस्टिसाइड का, और किसानों को भी बताया गया कि पैसे नहीं डालना है, कौन सा अप्रूव्ड है कौन सा नहीं है। बेसिकली एक्सपोर्ट में थोड़ा बहुत वो इशू आता है, डोमेस्टिक मार्केट में तो पैसे की लिमिट्स हैं वो पास होता है सब। रीजन की जो एग्रीकल्चर से बेनिफिट होगा तो देखिए यहाँ पे धनिया बहुत अच्छा होता है और थोड़ा धनिया आपका रामगंज मंडी में होता है, तो रामगंज मंडी और यहाँ के धनिया को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हल्दी यहाँ होती है, कुछ हल्दी आपकी गन्नौर से वहाँ से आएगी, गंटूर साइड से, और मिर्ची वगैरह भी गंटूर साइड से आती है, वो सब यहीं आएंगे। यहाँ आके फिर हम उसको रॉ मटेरियल को यहाँ पे पीसेंगे। सर लोगों को रोजगार मिलेगा यहाँ पे? सर देखिए अभी तक जो हमारा आइडिया है वो तो है 250 के आसपास लोगों को रोज़गार मिलेगा यहाँ पे, और जो मंडियों से माल खरीदेंगे किसानों को भी एक तरह से अच्छे दाम मिल जाएंगे, क्योंकि हम अच्छा माल जो देगा, टेस्ट किया हुआ माल लेंगे तो उसमें किसानों को अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। तो हम भी चाहते हैं किसान भी थोड़ा सा अच्छे एजुकेट हों, ताकि उसमें थोड़ा सा अच्छा माल बनाना, मतलब पैदा तो करते ही हैं पर थोड़ा सा और अच्छी क्वालिटी जनरेट हो। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिकीकरण आए, निवेश आए, रोजगार के अवसर सृजित हो, तकनीक आए यहाँ पर, और पूरे प्रदेश का समग्र रूप से विकास हो। और उज्जैन से जो उन्होंने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की यात्रा प्रारंभ की थी, आज वो रीवा तक पहुँच गई है, और उसकी कड़ी में जो उज्जैन की इकाई है, साथ ही इंदौर क्षेत्र की जो इकाई है, उनका माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भूमि पूजन और लोकार्पण किया जा रहा है। ये हम सब लोगों के लिए, उज्जैन के लिए बहुत गर्व की बात है कि एमडीएच मसाले, जो मसाले के ब्रांड के रूप में पूरे विश्व में जाना जाता है, उनका 324 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट विक्रम उद्योगपुरी में माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हो रहा है।
और अब उज्जैन जो महाकाल की नगरी के रूप में जाना जाता है, वो मसाले की नगरी के रूप में भी जाना जाएगा और उज्जैन से बने मसाले पूरे भारत में और पूरे विश्व में लोग उनका उपयोग करेंगे। इसका दूसरा फ़ायदा ये भी होगा कि जो हमारे किसान भाई हैं और जो मसाले से संबंधित जो खेती करते हैं उनको भी उनका बहुत अच्छा वाजिब दाम मिलेगा और जो किसान हैं मसाले की खेती करने के लिए प्रेरित होंगे और लगभग 800 लोगों को, स्थानीय लोगों को यहाँ पर रोजगार प्राप्त होगा। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह की अध्यक्षता में मिड टर्म हेतु जिला मूल्यांकन समिति की बैठक कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा तथा अन्य सदस्यगण उपस्थित थे। बाजार मूल्य की गाइडलाइन की अंतिम दरें आम जनता के सुझावों हेतु अवलोकन जिला पंजीयक एवं जिले के उपपंजीयक कार्यालयों में रखी गई है। सुझाव एवं आपत्ति 25 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे तक तहसील एवं जिला कार्यालय भरतपुरी प्रशासनिक क्षेत्र में प्रस्तुत कर सकेंगे। बैठक में उप जिला मूल्यांकन समितियों से प्राप्त गाइडलाइन वर्ष 2024-25 के पुनरीक्षण अंतिम प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया। मध्य प्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शन सिद्धांतों का बनाया जाना एवं उनका पुनरीक्षण नियम 2018 के तहत मिड टर्म में तैयार की गई बाजार मूल्य की गाइडलाइन वर्ष 2024-25 की अंतिम दरें आम जनता के सुझावों के लिए जिला पंजीयक एवं संबंधित उप पंजीयक कार्यालयों में अवलोकनार्थ रखी गई है। बैठक में वरिष्ठ जिला पंजीयक एवं जिला मूल्यांकन समिति के संयोजक रितंबरा द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि मूल्यांकन समिति से प्राप्त प्रस्तावों पर चर्चा की गई है। जिले में कुल 91 लोकेशन में वृद्धि प्रस्तावित की गई है, जिनमें 7 लोकेशन पर 10, 20, 21 लोकेशन पर 20, 30 एवं 10 लोकेशन पर 30 से अधिक की वृद्धि प्रस्तावित की गई है। उज्जैन शहर से लगे हुए ग्रामों में विकास योजना की संभावनाओं को देखते हुए 10 से 30% की वृद्धि प्रस्तावित की गई है। बैठक में उपपंजीयक प्रज्ञा शर्मा, यूडीए के कैसी पाटीदार, डीआईसी महाप्रबंधक अतुल वाजपेयी आदि उपस्थित थे। तैयार करने के लिए हमें निर्देश थे शासन से और उसमें जो डाटा मिला था हमें, जहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, ओवर वैल्यू डॉक्यूमेंट है पीआई के आधार पर, उसमें से 91 लोकेशंस मिली हैं, जिनके आधार पर कल जिला मूल्यांकन समिति की बैठक हुई थी और इन सारी लोकेशंस पे जो प्रस्ताव मिले थे उसे जिला मूल्यांकन समिति ने पास किया है। इसके अलावा यूडीए ने उनके जो हमने 20% बढ़ाए थे त्रिवेणी बिहार और शिप्रा बिहार में, उन्होंने उसको बढ़ा के 30% और इससे एवब करने का बोला था। कलेक्टर साहब ने उस पर सहमति दी है कि 30%। मेन तो हमारा 91 लोकेशंस में 71 तो उज्जैन की थी, क्योंकि हमें उज्जैन से ही राजस्व मिलता है। ये जो मिड टर्म गाइडलाइन की समीक्षा थी ये मेनली ऐसी है कि हमें रेवेन्यू मिल पाए ईयर में, इसके लिए संक्षिप्त टाइप से हमने करा था। इसमें है जैसे निमनवासा रोड पर, चंदेसरा रोड से अंदर, ग्राम गोयला खुर्द, दाऊदखेड़ी रोड पर, दाऊदखेड़ी और में जितनी कॉलोनियाँ हैं उनमें बढ़ाए हैं। एक है साहब खेड़ी, डेंडिया, मेंडिया, गंगेड़ी, चंदेसरा, एक जो 6 लेन निकल रही है और ये जो हाईवे है देवास वाला, इस पर भी। इसके अलावा ये विश्वविद्यालय मार्ग है, पार्ट नंबर 4, पार्सोना सिटी सेक्टर, नरवर सड़क पर, नरवर सड़क से अंदर, अशोक मंडी मार्ग। कितने % गाइडलाइन मतलब गाइडलाइन हमने बढ़ाई, लगभग मैक्सिमम 30% है, कुछ लोकेशंस पे 50% से ज़्यादा है। इसमें हमारी 30 से 50% 8 लोकेशन है और 50% से अधिक 2 लोकेशन है। 2 दिन पूर्व मां महाकालेश्वर के दरबार में मंदिर प्रशासक के साथ हुई पुलिस जवान और होमगार्ड के जवानों द्वारा अभद्रता के मामले में पुजारी परिवार ने इसकी निंदा करते हुए नई सुरक्षा व्यवस्था लागू होने से पहले सवाल खड़े किए हैं। विश्व प्रसिद्ध मां महाकालेश्वर के दरबार में जैसे जैसे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे सुरक्षा व्यवस्था पर भी प्रशासन को जोर देना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अब होमगार्ड के जवानों को पूरी तरह से महाकाल मंदिर की व्यवस्था संभालने का ऐलान किया है। इसके बाद से पुजारी परिवार ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व महाकाल मंदिर के प्रशासक गणेश धाकड़ के साथ पुलिसकर्मी और होमगार्ड के जवान द्वारा अभद्रता की गई थी, जिसके बाद उन्होंने लिखित में पुलिस अधीक्षक को शिकायत की और दोनों कर्मचारियों को लाइन अटैच किया गया, जिसके बाद पुजारी परिवार द्वारा मंदिर प्रशासक के साथ हुई अभद्रता का विरोध करते हुए सुरक्षा व्यवस्था लागू होने से पहले कई सवाल खड़े कर दिए गए हैं। अभी 2 दिन पूर्व प्रशासक महोदय से इसी प्रकार की अभद्रता जो वहाँ तैनात है, या तो होमगार्ड या पुलिस
कर्मी, उन्होंने अभद्रता की थी, जिसके कारण उन्हें एसपी को शिकायत करना पड़ी और एसपी ने संज्ञान लेके उन जवानों को वहाँ से लाइन अटैच किया है। महाकाल मंदिर में जब जब पुलिस व्यवस्था रही है और होमगार्ड और एसएफ की व्यवस्था रही है, महाकाल मंदिर में विवाद होते रहे, क्योंकि ये एक अलग एजेंसी है, वो अपने अधिकारियों के अंडर में चलती है, न कि मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था के अंडर में। और जब यदि यहाँ ऐसी एक अभी जैसे नई होमगार्ड की भर्ती करने की जो यहाँ चल रही है, ये व्यवस्था आएगी तो वो उनके कमांडर के अंडर में रहेंगे, प्रशासक के अंडर में नहीं रहेंगे। और जब वो प्रशासक के अंडर में नहीं रहेंगे तो मंदिर में विवाद बना रहेगा। और ये होमगार्ड जो है पुजारियों से भी विवाद कर सकते हैं, श्रद्धालु से भी कर सकते हैं और मंदिर के अधिकारियों से भी करते हैं। कई मरतबा त्योहारों पे देखा जाता है कि मंदिर के पुजारियों को इनको पुलिस लगती है, पहचानने के बावजूद भी महाराज पुजारियों को अंदर जाने नहीं देती है। तो महाकाल मंदिर की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो मंदिर समिति के अधीनस्थ हो, जो प्रशासक या मंदिर समिति तय करे उसको मानने वाले हो। वेतन बढ़ाने से 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ता और आशा सुपरवाइजरों ने कलेक्टर नीरज कुमार सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय आशा कर्मचारी महासंघ की प्रदेश महामंत्री सुमन पटेल के नेतृत्व में आशा कार्यकर्ता और आशा सुपरवाइजर कलेक्टर नीरज कुमार सिंह को ज्ञापन देने पहुंची थी। पटेल ने कहा कि प्रदेश में 90,000 आशा कार्यकर्ता और 1 लाख आशा सुपरवाइजर है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अनेक योजनाओं में काम करती है, परंतु उन्हें अल्प प्रोत्साहन राशि मिलती है। उनकी मांग है कि सभी को राज्य कर्मचारी घोषित करके 18,000 से 24,000 वेतन समेत 10 सूत्रीय मांगों का निराकरण किया जाए। 10 सूत्रीय मांगों में प्रमुख रूप से निम्नलिखित मांगे हैं। आशा कार्यकर्ता एवं आशा सुपरवाइजर को राज्य कर्मचारी घोषित करते हुए आशा कार्यकर्ता को न्यूनतम 18,000 रुपए तथा आशा सुपरवाइजर का न्यूनतम 24,000 रुपए प्रति माह वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए। इस भुगतान के प्रभावी होने तक वर्तमान प्रोत्साहन राशि का 2 गुना करके भुगतान सुनिश्चित किया जाए। आशा कार्यकर्ता एवं आशा सुपरवाइजर का निःशुल्क बीमा किया जाए तथा दुर्घटना में मृत्यु होने पर 15 लाख रुपए का भुगतान मुआवजे के रूप में दिया जाना चाहिए। रिटायरमेंट बेनिफिट के रूप में एक मुश्त रुपया 10 लाख का भुगतान किया जाए। अनुभवी आशा कार्यकर्ता एवं आशा सुपरवाइजरों को टीकाकरण के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। उम्र का बंधन हटाते हुए योग्यताधारी आशा कार्यकर्ता को एनएम तथा आशा सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाए। आशा सुपरवाइजर कर्मचारियों को विजिट हेतु इलेक्ट्रिक स्कूटी प्रदान की जाए। आशा कार्यकर्ता एवं आशा सुपरवाइजर बहनों को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास सुविधा प्रदान की जाए। आशा कार्यकर्ता आशा सुपरवाइजर को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लेते हुए ईपीएफ एवं ईएसआई का लाभ प्रदान किया जाए। आशा कार्यकर्ता को सुपरवाइजर का दर्जा प्रदान किया जाए। आशा कार्यकर्ता एवं आशा सुपरवाइजर को टैबलेट या लैपटॉप सरकार द्वारा मुहैया कराया जाए। इन्हीं सभी 10 मांगों का शीघ्र निराकरण करने की मांग की गई है। जिसके लिए इन्हें कोई मानदेय अथवा वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि अल्प प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है। आज हमने प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है। ये ज्ञापन 14 अक्टूबर को पूरे देश में हुआ है, सभी राज्यों में, और यहाँ पर किसी कारणवश हम नहीं दे पाए थे तो हमने आज दिया है। क्या मांगे इसमें आपके, किन किन लोगों इस संगठन के द्वारा किया? हमारा 18,000 रुपये आशा को दिया जाए और 24,000 सहयोगी को, सुपरवाइज़र को। यही हमारी मांग है, 10 सूत्री मांग है हमारी। उसमें क्या है और कौन कौन सी मांग? उसमें आशाओं को, जैसे सुपरवाइज़र हैं, इनको हर गांव में जाना पड़ता विज़िट के लिए। किसी के पास 15 गांव हैं, किसी के पास 12 गांव हैं, तो ये गांव-गांव में जब जाती हैं तो इनके पास कोई सुविधा है नहीं उधर, क्योंकि गांव में कोई ऐसे वाहन वगैरह तो जाते नहीं हैं। उसके लिए हमने इलेक्ट्रिक स्कूटी की मांग की है। दूसरा 15 लाख का हमने बीमा मांगा है और उम्र का बंधन हटाते हुए आशा के
पद पे नियुक्ति के लिए सरकार से मांग की है। उज्जैन में कितनी आशा कार्यकर्ता जिले में थे? जिले में 2000 आशा है उज्जैन में। अगर मांगे नहीं मानी गई तो आगे किस प्रकार का कदम है? आगे फिर हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। आपका नाम और पद? मैं श्रीमती सुमन आजना, आशा कार्यकर्ता महासंघ प्रदेश महामंत्री एवं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष। कालिदास संस्कृत अकादमी के निदेशक डॉक्टर गोविंद गंधे ने जानकारी दी कि उज्जैन में संपन्न होने वाले 66वां अखिल भारतीय कालिदास समारोह 2024 की रूपरेखा लगभग तय हो गई है। इस वर्ष लंबे अंतराल के बाद भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति बलराम जाखड़, राज जन्मभूमि न्यास के कोषाध्यक्ष आचार्य गोविंद देवगिरी के शुभारंभ अवसर पर तथा महंत डॉक्टर आचार्य सिया रामदास महाराज माउंट आबू के समापन अवसर पर उपस्थित होने की संभावना है। इस बार 101 छात्र छात्राओं द्वारा श्यामला दंडकम का सामूहिक पाठ तथा संस्कृत के विद्वानों, गणमान्य नागरिकों, कलाकारों की उपस्थिति में महाकवि कालिदास की आराध्या का पूजन किया जाएगा। नांदी कार्यक्रम के अंतर्गत मैथिली ठाकुर भक्ति एवं सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा। शंखवादकों का दल भक्ति संगीत एवं देशभक्ति गीत प्रस्तुत करेंगे। पारंपरिक मंगल वाद्य सनई वादकों के द्वारा सुमधुर प्रस्तुतियां दी जाएगी। कालिदास समारोह इस बार बहुत परंपरागत तरीके से मनाया जाएगा और विगत 2 दशक से यहाँ पर जो एक रिक्तता आ गई थी, तो इस बार चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय उपराष्ट्रपति जी के लिए पहल की है, तो बहुत संभावना है कि उपराष्ट्रपति जी इस समारोह के शुभारंभ के अवसर पर आएंगे और सारस्वत अतिथि के रूप में हमने आचार्य गोविंद देव गिरी जी, राम जन्मभूमि न्यास के जो कोषाध्यक्ष हैं, उनकी स्वीकृति हमको प्राप्त हो चुकी है, तो वो भी इस कार्यक्रम में पधारने वाले हैं। सर, अकादमिक रूप से स्वरूप किसका बनने वाला है इस बार? इस बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हमारा यह समारोह होगा, क्योंकि मलेशिया, पोलैंड, आयरलैंड, नेपाल और अन्य देशों से भी हमारे संपर्क चल रहे हैं। तो लगभग 5 देशों से विद्वानों की हमको स्वीकृति मिल चुकी है और 5 देशों के विद्वान यहाँ पर आने वाले हैं। तो और पूरे भारत के जितने प्रांत हैं उसमें से 20 प्रांतों के विद्वानों से हमारी बात हो गई है। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक आप ये मान के चलिएगा कि लगभग 18 से 20 प्रांतों का प्रतिनिधित्व इस बार अखिल भारतीय समारोह में। खासरोद ब्लॉक क्षेत्र में आने वाला जो 8 किलोमीटर दूर स्थित गांव फरनाची में हजारों वर्षों से प्राचीन ऐतिहासिक देवनारायण मंदिर फरनाची को हाईवे नंबर 17 पर प्रतिवर्ष अनुसार दीपावली के पड़वी पर मेला लगता है। आपको बता दें कि फरनाची में मेला लगता है, उसको देखने आते हैं कई दूर दूर से, जैसे गुजरात, राजस्थान व मध्य प्रदेश के आदिवासी और अन्य समाज। चमत्कारी भीरू जी के दर्शन व सांडू माता मंदिर बावड़ी के पवित्र जल ग्रहण करने श्रद्धालु आते हैं। वह धात्री मां को दूध नहीं उतरने से इस जल को ग्रहण करने से चमत्कारी होने का विश्वास भी भक्तों में है और यह मंदिर में जो भी श्रद्धालु भक्त आता है और यहाँ पर मान मन्नत भी करते हैं, वो पूरी होने पर बकरे व शराब की भोग भीरू जी को लगाने की परंपरा से प्रथा चली आ रही है। जो यहाँ पर जो लोग सभी प्रकार के खाना बनाते हैं वो स्वादिष्ट लगता है। जहां पर जो मेला लगता है वह क्षेत्र में अतिक्रमण फैला हुआ है, जिस वजह से मेले की रंगत फीकी होने लगी है। यहाँ पर भारी व्यापारी भी परेशान होते हैं। इन सभी बातों से चिंतित होकर इस वर्ष नवंबर माह में लगने वाले मेले की व्यवस्थाओं के लिए खासरोद बीसी हॉल में जनपद पंचायत व सभी विभागों की बैठक रखी। इस बैठक में क्षेत्र विधायक तेज बहादुर सिंह चौहान, जनपद पंचायत अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह पवार ने सभी जनप्रतिनिधियों व एसडीएम, जनपद सीईओ, इंजीनियर, पुलिस विभाग के साथ निरीक्षण कर व्यवस्थाओं के जायजा लेने की बात कहते हुए मेला क्षेत्र में हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। अध्यक्ष पवार ने बताया कि सिंहस्थ की भूमि अधिग्रहण की जा रही है, उसी तर्ज पर देवनारायण मंदिर फरनाची मेले की भूमि भी अधिग्रहण की जाएगी। क्षीरसागर स्थित कांग्रेस कार्यालय पर आज उज्जैन शहर कांग्रेस सेवा दल का नवनिर्वाचित अध्यक्ष कुलदीप जाट को सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश सेवा दल के उपाध्यक्ष अरुण रोचवानी द्वारा यह नियुक्ति की गई है। कुलदीप जाट ने बताया कि कांग्रेस सेवा दल का मुख्य कार्य लोगों की सेवा करना है और वे कांग्रेस को मजबूत बनाने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि सेवा दल नए सदस्य बनाएगा और कांग्रेस को मजबूत बनाने की प्राथमिकता रहेगी। सेवा दल कार्तिक मेला व महाकाल की सवारी सिंहस्थ में भी निस्वार्थ भाव से सेवा देता आ रहा है और आगे भी सेवा देता रहेगा।
नियुक्ति पत्र देने के दौरान मध्य प्रदेश सेवा दल के उपाध्यक्ष अरुण रोचवानी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सत्यनारायण पवार ने नवनियुक्त अध्यक्ष कुलदीप जाट और अन्य युवा कांग्रेस नेताओं को कांग्रेस के पार्टी निस्वार्थ भाव से सेवा करने की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष अरुण वर्मा, राजेश लश्करी, राजू जेदी, महेश सोनी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद थे। मुझे उज्जैन शहर कांग्रेस सेवा दल का मुख्य संगठक बनाया गया है। इसमें समाज सेवा मेरा एक उद्देश्य रहेगा जो मैं निर्वहन करूँगा। मैं घर घर जाऊँगा, गली गली जाऊँगा और लोगों को सेवा दल के कार्य बताऊँगा, उनकी भावनाएं बताऊँगा।